हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज का सेशन बड़ा ही शानदार होने वाला है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती, जो आपकी को पता होगा जीरो लेवल से हमने मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू किया था, उसका आज हमारा 4 नंबर दिन रहने वाला है। बड़ी शानदार क्लास होगी, तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़कर इस सेशन का फायदा उठा पाए। मैथमेटिक्स को एकदम जीरो लेवल से सीखकर हाई लेवल तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ। आज हम बात करने वाले नंबर सिस्टम में, जो आपको पता है स्थानीय मान और जातीय मान की बात आती है, और साथ में बात करेंगे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, क्योंकि अब की बार जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी से लगभग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। और जो भी सारे आपके कंफ्यूजन है स्थानीय मान जातीय मान से रिलेटिव, वो सारे हम कवर करने वाले इस क्लास में। तो क्लास पूरी देखिएगा, बड़ी शानदार सेशन होने वाला है। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे जातीय मान के बारे में, और फिर पहले हम बात करेंगे जातीय मान और अंकीय मान के बारे में, फिर हम स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे। यानी जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। जैसे मैं कहता हूं, जैसे मान लो एक स्टूडेंट की क्लास है, यानी एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 60-70 में स्टूडेंट मान लेता हूं, तो उस क्लास में आपको पता है राम, मैंने एक विद्यार्थी लिया जिसका नाम क्या है, राम है। तो अब बात कर लेते हैं, राम का स्थान तो कभी भी परिवर्तित हो सकता है, यानी स्थान कभी भी बदल सकता है, लेकिन राम की वैल्यू क्या है, यानी राम को लोग किस नाम से जानते हैं, तो राम को राम के नाम से जानते हैं। ये इसका क्या हो गया, ये इसका जातीय मान कह दो, या कह दो इसकी वैल्यू क्या है, यानी अंकीय मान। जातीय मान कह दो या अंकीय मान कह दो। तो एक उदाहरण के जरिए आप समझ गए होंगे कि राम की जो फेस वैल्यू क्या है, उसको किस नाम से जानते हैं, इसका चेहरा क्या है, वही उसकी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। फेस वैल्यू होती है, शब्द देखोगे फेस, फेस का मतलब होता है चेहरा। इसका मतलब किसी अंक का जातीय मान वही अंक होता है। यानी जैसे मैंने कह दिया, 2-3 संख्या में लिखता हूं, मैंने लिखा 2568, मैंने कितना लिखा 2568 लिखा, और मैंने यहां कह दिया 2 का जातीय मान बताओ, मैंने कहा 2 का जातीय मान बताओ, तो आप आराम से बता दोगे 2 का जातीय मान का मतलब 2 को किस नाम से जानते हैं। यानी 2 का अंकीय मान कह दो या जातीय मान कह दो या फेस वैल्यू कह दो, तो आपको पता चलेगा 2 को 2 के नाम से जानते हैं, इसका मतलब 2 है। और मैंने कह दिया मान लो 6 का, किसका कह दिया, 6 का कह दिया, तो आप क्या बताओगे, 6 बताओगे, क्योंकि 6 का हम बात कर लेते हैं, जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। यानी 6 का किस नाम से जानते हैं, तो आप 6 को 6 के नाम से जानते हैं और 2 को 2 के नाम से जानते हैं। इसका मतलब आपके जो भी कंफ्यूज थी वो दूर होगी। जातीय मान या अंकीय मान की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, वही अंक खुद होता है। मैंने यहाँ लिख रखा है, तो आप सभी विद्यार्थी साथ साथ अपना नोट्स बनाते रहिएगा, जो भी मैंने लिख रखा है नोट लगा के वो सारे लिखते रहेगा। तो ये चीज तो आपकी कंफ्यूज दूर होगी है। कभी भी आपको जातीय मान पूछे तो वो अंक खुद ही होता है। जैसे मान लो मैंने लिया, एक संख्या ले लेता हूं, मैं एक संख्या और ले लेता हूं आपके लिए। अब यहां से बहुत ही शानदार मैं लॉजिक आपको क्रिएट करने वाला हूं। मैंने लिखा 50 3 8। यदि आपको कहे 3 का जातीय मान बताओ तो कितना होगा, 3 ही होगा। 8 का कहे तो 8 ही होगा। 0 का कहे तो 0 होगा। 5 का कहे तो 5 होगा। इसका मतलब 0 का हम बात कर लेते हैं, जो जातीय मान होता है शून्य होता है, यानी किसी भी अंक का जातीय मान हुआ है अंक खुद ही होता है। तो ये तो आपको दूर होगी डाउट। अब बात करने वाले हैं हम स्थानीय मान के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा मैं शून्य का महत्व बता देता हूँ, यानी शून्य का कहाँ कहाँ महत्व होता है और कहाँ महत्व नहीं होता है। मैंने लिख दिया, जैसे मान लो मैं एक संख्या लिखी है, मैंने लिखा 7, मैंने कितना लिखा 7 लिखा, और 7 की बात कर लेते, इधर शून्य कितनी लगा दो, इधर शून्य कितनी लगा दो, आपको पता है ये 7 का 7 ही रहेगा। ये क्या रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा। अब बात कर लेते, यदि हम बात कर लेते 7 के इधर शून्य लगाते हैं, तो इस शून्य की आपको पता है वैल्यू होती है, इस शून्य की क्या होती है, वैल्यू होती है। यानी ये कितना होगा, 7000 होगा। जबकि पीछे शून्य कितना ही लगा दो, आपको पता है इधर शून्य कितने ही लगा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इधर कितने ही लगा दो भले, तो कोई भी संख्या होती है। इसके इधर हम बात कर लेते बाईं ओर शून्य कितना ही लगा दो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि हम बात कर लेते दाईं ओर शून्य लगाने पे वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2-3 डाउट में आपकी क्लियर करने वाला हूँ। अब बात कर लेते, जैसे मैंने लिखा 5 पॉइंट मान लो 6 लिखा, 5 पॉइंट कितना लिखा, 6 लिखा। तो अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं तो इधर शून्य कितना ही लगा दो, भले इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.6, तो ये रहेगा तो 5.6 का 6 ही, और इधर भी शून्य कितना ही लगा दो, ये रहेगा तो कितना 5.6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट लगाओ। अब आपने क्या सीखा, ध्यान दीजिएगा, जब पॉइंट लगाओ
जब दो संख्याओं के बीच में पॉइंट हो और आगे कोई अंक हो, फिर आगे शून्य भी हम लगा सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो 5.6 का 6 ही रहेगा, जैसे कोई भी वैल्यू है। जैसे मैंने लिखा 2.5, कितना लिखा 2.5, तो इसका मतलब आप कैसे भी लगा सकते हैं शून्य, इधर कितने ही शून्य लगा सकते हैं 2, और पॉइंट के आगे कोई भी अंक हो और इसके आगे भी शून्य आप कितनी लगा सकते हो, ये रहेगा तो कितना 2.5 का 2.5 ही रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार हमारे उत्तर आता है 50.50, हमारे उत्तर आता है 50.50 और ऑप्शन में आपको मिलता है 50.5, क्योंकि इधर वाले शून्य का कोई मतलब नहीं है, ये हम इसको हटा सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी शून्य का कहाँ मतलब होता है, शून्य का कहाँ मतलब नहीं होता है। एक दो उदाहरण में और लेता हूं, जैसे मैंने लिखा मान लो 0.23 पॉइंट, हम बात कर लेते हैं 8700, 8700, इसका मतलब हम कह सकते हैं 23.87, क्या कह सकते हैं 23.87 कह सकते हैं, क्योंकि आगे वाले शून्य का मतलब नहीं है, और जिस शून्य का मतलब नहीं होता उसको हम हटा देते हैं, जिस शून्य का वैल्यू होता है, जिस शून्य का मतलब होता है उसी को रखना है। जैसे मैंने लिखा, एक बात बताएगा, क्या इसमें शून्य हट जाएगा, 1.03 है, इसमें क्या हम बीच वाला शून्य हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, ये 1 पॉइंट हम बात कर लेते हैं 0.3 ही रहेगा, यानी ये शून्य बीच वाला नहीं हटेगा। तो आपने क्या सीखा, पहले बात तो कर लेते, यदि हम बात करें डायरेक्ट संख्या दे रखी हो, इसके पीछे इधर शून्य कितने ही लगाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और बात कर लेते यदि आगे शून्य लगाते प्रभाव पड़ता है। जबकि दशमलव वाली संख्या हो कोई भी हो, जैसे दशमलव की संख्या मैंने 5.03 लिया और आगे शून्य कितने ही लगा दो, ये शून्य कोई मतलब का नहीं होता, ये रहता कितना है 5.03 का 03 रहता है। तो यह आपको पता होना चाहिए शून्य का मतलब कहाँ होता है और कहाँ मतलब नहीं होता है। अब आपको पता है, मैं समझा देता हूँ, यानी पीछे वाली शून्य जो भी होती है, ये पॉइंट लगा और पॉइंट के आगे शून्य हो या पीछे शून्य हो, कहीं भी हो, तो हम शून्य हटा सकते हैं, जबकि 20 से शून्य नहीं हटा सकते। आप ऐसे लॉजिक क्लियर रखिएगा कि हम 20 से किसी संख्या को नहीं निकाल सकते और आगे से शून्य हटा सकते। ध्यान दीजिएगा, इस संख्याओं में नहीं हटा सकते, इनमें तो पॉइंट वाली कोई भी संख्या हो उसके आगे और पीछे शून्य लगे होते हैं, वो आप हटा सकते हैं, जबकि बीच वाले शून्य नहीं हटा सकते। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आपके सामने जैसे उत्तर आ जाता है आपका 7.300, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7.3, बात एक ही है, 7.3 लिख सकते हो। और आपको मैंने दशमलव हटाने का कल ही तरीका बताया था, जैसे 7.3 है तो इसको कैसे लिखते हैं, आपको पता है 73/10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 73/10 लिखेंगे। ये नॉलेज आपको पहले होना चाहिए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्थानीय मान के बारे में, जो आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा यदि ये जानकारी आपको ले रखी है। तो स्थानीय मान की बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, स्थान, उसका स्थान क्या है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो किस स्थान पे आ रहा है, उसे हम कहते हैं स्थानीय मान। तो मैंने लिख रखा है किसी अंक का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान उसको रखकर बाकी सबको शून्य, यहाँ शून्य लिख लो, शून्य नहीं शून्य, शून्य का मतलब क्या होता है शून्य, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, शून्य का मतलब होता है 0, शून्य करके निकाला जाता है। यानी हम बात कर लेते हैं किसी अंक का स्थानीय मान होता है उसको रखकर बाकी सबको शून्य करके रखा जाता है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण बताया था, राम मान लो किसी कक्षा में बैठा है, राम किसी कक्षा में बैठा है तो उसका नाम तो राम ही रहेगा, यानी उसका अंकीय मान या जातीय मान राम ही रहेगा। जबकि उसको कह दे कौन से स्थान पे है, तो मैं क्या कहूंगा, सभी विद्यार्थियों को कहूंगा सभी विद्यार्थी उठकर बाहर चले जाओ, राम वहीं बैठा रहे, राम वहीं बैठा रहे, तो पता चल जाएगा राम कौन से टेबल पे बैठा है। तो इस तरह से हम पता करते हैं। तो कोई भी संख्या का आपको स्थानीय मान पता करना हो तो आपको क्या करना है, उस संख्या को रखना है, बाकी सबको खाली कर देना, बाकी सबको शून्य कर देना। खाली का मतलब क्या होगा, यानी मैंने क्या कहा, कक्षा से बाकी विद्यार्थियों को खाली कर दो, बाकी विद्यार्थियों को बाहर निकाल दो और राम को कह दो बैठा रहो, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक नॉर्मली मैं उदाहरण लेकर आपको समझाते हूँ। मैंने लिखा मान लो 5 7 8 3, मैंने ये लिखा 5 7 8 3, और ये मान लो मैंने एक संख्या लिख ली, ये मैंने क्या ले ली, एक संख्या ले ली। इस संख्या पर हम बहुत सारे डाउट आपको क्लियर कर देंगे। जैसे मैंने कह दिया 8 का स्थानीय मान, मैंने क्या कहा 8 का स्थानीय मान बताओ, तो जल्दी से बताएगा 8 का स्थानीय मान आप क्या करोगे। तो मैंने अभी तरीका बताया, जिस अंक का पूछा जाता है उसको रख लो और बाकी सबको क्या कर दो, शून्य कर दो। तो मैंने 8 को तो रखना है और बाकी सब इधर बात कर लेते हैं। तो 3 था, 3 की जगह मैंने शून्य लिख दिया, और इधर 7 और 5 था, इधर 2 शून्य लिख दिया। अब आपको पता है इधर वाले शून्य का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कितना होगा, ये 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा। जिस शून्य का मतलब नहीं होता है, जिस तरफ शून्य का मतलब नहीं होता वहां हम शून्य नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने कह दिया मान लो 7 का, आपको कह दिया मैंने मान लो 7 का स्थानीय मान बताओ, 7 का स्थानीय मान जल्दी बताएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट सही जवाब दे पाते। तो 7 का स्थानीय मान की बात करें तो आपको 7 को रखना है, 7 कहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 को तो मैंने रख दिया, और 7 के आगे वाले शून्य इधर वाले 8 और 3 के शून्य लगेंगे। उसका मतलब है
तो इधर तो 2 शून्य लगा देते हैं और इधर 1 शून्य लगाएंगे, लेकिन इस शून्य का कोई प्रभाव नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, इसका 700 लिखोगे। तो आप कहते हैं यानी कोई भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो उसके आगे देखते हैं कितने अंक है, उतने हम क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। जैसे मेरे को कहे 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 का स्थानीय मान हम क्या करते हैं, यानी उसके आगे अंक कितने उतने क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। जैसे 5 के आगे इतने कितने अंक है, 3 अंक है, इसका मतलब कितने शून्य लगाएंगे, 3 शून्य लगाएंगे। और आपको पता है इधर कोई अंक नहीं है शून्य, और इधर अंक हो भी तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इधर वाले शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप सीख गए होंगे स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, उस अंक का स्थान क्या है। अब बात कर लेते हैं, आपको कह दे 3 का बताओ, 3 का स्थानीय मान बताओ, तो आप क्या बताओगे, 3 का स्थानीय मान आप आराम से बता सकते हो कितना आने वाला है, जल्दी से बताएगा। तो 3 के आगे इधर आपको पता है कितने अंक है, इधर 3 अंक है, तो इधर तो हम 3 शून्य लगाएंगे जो कि कोई मतलब नहीं है इन शून्य का, तो ये रहेगा तो 3 का 3। तो आप स्थानीय मान कोई भी संख्या दे रखी है उसका आराम से निकाल सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ शून्य की वैल्यू होती है और कहाँ नहीं होती है। जैसे कई सारे विद्यार्थियों का आप डाउट रहता है सर दशमलव वाला आ जाए तो कैसे करते हैं, कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आना शुरू हो गए, तो मैं सब क्लियर करवाने वाला हूं। बस आप दिमाग लगा के एकदम जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है उस पर देखते रहिएगा, आपको हर एक चीज कवर करवा देंगे। बस आप फोन ईयरफोन अपने कान में डाल दीजिएगा और कमेंट बाजी बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी जो थ्योरी की क्लास हो रही है एक एक चीज आपको मैं कवर करवा रहा हूँ। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मैंने मान लिया, मैंने लिख देता हूँ एक उदाहरण बढ़िया सा लिखता हूँ मैं, ये लिखा 4। अब बात कर लेते हैं 6, ये मान लो एक संख्या लिख दी, ये मैंने एक संख्या लिख दी, ये क्या लिखे, मैंने एक संख्या लिखी। इसके बारे में हम डिस्कस और कर लेते हैं ताकि आपको डाउट और क्लियर हो जाए। मैंने कहा 8 का बताओ, 8 का स्थानीय मान बताओ, तो आपको पता है कितना आने वाला है, 8 का स्थानीय मान आप जल्दी से बताइएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो 8 का स्थानीय मान आपका कितना आने वाला है, पहले बात कर लेते हैं 8 के इधर तो कोई शून्य नहीं लगेंगे, और आगे कितने आपको पता है 4 अंक है, इसका मतलब इधर वाले शून्य का मतलब तो होता है ना, जिस तरफ मतलब होता है वो लगा देते, कितने शून्य लगाने, 4 लगाने। तो ये आएगा आपका कितना आ गया, जल्दी से देख लो, आराम से निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपको 3 का निकालना हो, आपको कहे 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 का स्थानीय मान जल्दी से बताएगा कितना आने वाला है, तो आप आराम से बता दोगे स्थानीय मान 3 का। तो 3 के इधर वाले अंक का तो कोई मतलब नहीं है, यानी इधर शून्य लगाने का कोई मतलब नहीं है। आगे कितने अंक है आपको पता है, 3 के आगे कितने अंक है, 3 के आगे 3 अंक है, इसका मतलब इधर कितने शून्य लगाएंगे, 3 शून्य लगाएंगे। तो आपने ये सीखा कि जिस तरफ मतलब होता है उधर हम शून्य लगा देते, और जिस तरफ शून्य का मतलब नहीं है वहां हम नहीं लगाते। अब बात कर लेते, ये तो आपको डाउट क्लियर हो गई होगी। जैसे यदि 6 की बात करें, 6 का स्थानीय मान बताओ, तो 6 का स्थानीय मान आपका कितना आने वाला है, जल्दी से देखिएगा, 6 का 6 ही आएगा, क्योंकि इधर वाले शून्य लगाने का कोई प्रभाव नहीं है और इधर कोई अंक है नहीं, इसका मतलब इसका 6 का 6 ही आएगा। जैसे एक बात कर लेता हूं मैं, शून्य, शून्य का स्थानीय मान भी शून्य होता है, शून्य का जातीय मान भी क्या होता है, शून्य होता है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट करके रख लो, शून्य कहीं भी आए, जैसे कोई खाली टेबल पड़ी है तो उसका क्या स्थान होगा, क्या उसकी जाति होगी, वहां कोई बैठा ही नहीं है, वहां कोई राम है ही नहीं, तो कैसे बताएंगे हम। तो आप नोट कर लो, नोट लगा के लिख लो जल्दी से सभी विद्यार्थी, शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान शून्य ही होता है। सभी विद्यार्थी नोट करो, शून्य का स्थानीय तथा जातीय मान दोनों ही शून्य होता है। शून्य का स्थानीय तथा जातीय मान दोनों ही क्या होता है, शून्य होता है। जातीय मान दोनों ही शून्य होता है, मान नोट करो सभी विद्यार्थी, दोनों ही शून्य होता है। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार लाइन है, दोनों ही शून्य होता है, यानी क्योंकि शून्य का खाली रहेगा तो शून्य का मतलब शून्य होता है, यह नोट करो। अब बात कर लेते हैं, अब विद्यार्थियों का सवाल आ रहा है सर हमें दशमलव वाला और बता दो, ताकि हमारा जो भी हम ये डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। अब बात कर लेते हैं, एक दशमलव की संख्या में लेता हूं, दशमलव की संख्या मैंने लिए जैसे मान लो 5.34 और मैंने ले लिया 6, 3, 4 और 6 लिया, ये मान लो कोई दशमलव संख्या, ये क्या है, कोई दशमलव संख्या। इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको पता है, पहले बात कर लेते हैं 3 का, किसका, 3 का स्थानीय मान बताओ, जल्दी से बताएगा। जातीय मान तो 3 का 3 ही होने वाला, कोई भी संख्या ले लो भले, 3 का स्थानीय मान बताओ, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो आप क्या करते हो, बहुत ही आसान, आपको पता है जहां शून्य का मतलब है उधर लगा दो और मतलब नहीं है वहां रहने दो। तो आपको पता है 5 की जगह हमने शून्य कर दिया, 3 को रखना है, क्योंकि 3 को रखना है, पॉइंट की जगह हमने पॉइंट रख दिया, ये 3 को रखा, और फिर इधर कितने शून्य, 2 शून्य लगा देते, जो शून्य का मतलब नहीं है, आपको पता है इसको 0.3 ही तो पढ़ेंगे हम, 0.3 कह दो, या पॉइंट हटाए तो 3 बटे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो ये एकदम आसानी सा तरीका हो गया, आप समझ गए होगे। या फिर कह सकते हैं पॉइंट के इधर है, पॉइंट के इधर है, तो आपको पता है
यदि हम बात करें सीधी संख्या होती है उनमें तो आपको पता है शून्य आगे लगाती है, और जब पॉइंट के इधर कितने अंक है तो पॉइंट के इधर एक अंक पे है, इसका मतलब एक शून्य लगाएंगे बट्टे में, या कैसे देते हैं यदि हम बात करें 2 अंक पे होता है तो कितने शून्य लगाते हैं, 2 शून्य लगाते हैं। जैसे मैंने कह दिया 4 का बताओ, किसका बताओ, 4 का स्थानीय मान बताओ, जल्दी से 4 का स्थानीय मान देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो आप क्या करते हो, 4 को रख लो, 4 को रख लो, बाकी सब की जगह शून्य रख दो। तो 5 की जगह शून्य रखा, 3 की जगह भी शून्य रखा, 4 की जगह शून्य रखा, और इधर भी आपको पता है एक शून्य, इस शून्य का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम पढ़ते हैं 0.04। यह तो आपके ऑप्शन में ये मिलेगा, या फिर कह देते हैं दशमलव हटाने का मतलब 4 बटा कितना लिखेंगे, 4 बटा 100 लिखेंगे। तो इजीली आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। या हम दूसरे तरीके से कहे तो हम कह देते हैं यानी 4 है, इधर दशमलव के आगे 2 अंक पर है, दूसरे अंक पर है, इसका मतलब बट्टे में 2 शून्य लगेगा, यानी हम कहेंगे 100 लगेगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल आएगा सर 5 का क्या होगा, तो 5 का तो 5 ही होने वाला है, क्योंकि ये इकाई अंक पे हो गया ना, 5 पॉइंट इधर 0 0 रखेंगे, 5 पॉइंट के आगे 0 कोई मतलब नहीं रखता है। तो ये आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब 2-4 उदाहरण में और करवाता हूं आपको बेस्ट। जैसे एक पॉइंट वाला मैं और ले लेता हूं, मैंने लिया 7 यानी 73 पॉइंट मैंने ले लिया 5 2 4, ये ले लिया मानो 5 2 4। इसमें बात कर लेते हैं, इस उदाहरण में आप सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें 5 का स्थानीय मान बताओ जल्दी से सभी विद्यार्थी। तो 5 का स्थानीय मान कितना होने वाला है, आप कहोगे सर ये पॉइंट के इधर कितने अंक है, डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर हम कह देते हैं 5 यानी 0.5, क्योंकि इधर वाले 0.5 और आगे वाले शून्य का कोई प्रभाव तो पड़ने वाला नहीं है। 5 को हमने रख लिया, बाकी सबको शून्य कर दिया, और जिस शून्य का मतलब नहीं होता उसे हम नहीं रखते। तो ये हुआ 5/10। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं पॉइंट के इधर पहले स्थान पे है, इसका मतलब शून्य कितना लगेगा, 1 लगेगा। और जैसे कह दे 2 का कह दे तो 2 कितने स्थान पे है, 2 की बात करें तो आपको बताया जल्दी से रख लीजिएगा आप, बाकी सबको शून्य कर दो। जैसे हम बात कर लेते हैं दूसरे स्थान पे है तो 0.02, या कह देते हैं 2/100, क्योंकि दूसरे स्थान पे इसका मतलब 2 शून्य लगेगा। इस तरह से आप दशमलव वाली संख्या हो या कोई सी भी संख्या हो, जैसे आपको कह दे 3 का बताओ, जैसे कह दे 3 का बताओ, तो 3 का जल्दी से बताएगा, 3 का स्थानीय मान बताएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। 3 का स्थानीय मान की बात करें तो आप आराम से बता दोगे, 3 आपको दिखाई दे रहा है इस जगह, और आपको पता है 3, और यदि इधर शून्य लगा दो, इधर वाले शून्य का कोई मतलब नहीं है, फिर पॉइंट है, और फिर आपको पता है 3 शून्य लगाएंगे तो कोई मतलब तो होने वाला नहीं है, तो 3 का कितना होगा, 3 होगा। तो आराम से बता सकते हो, या कैसे देते हैं 3 के आगे कोई अंक नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद अंक है, दशमलव के बाद अंक का तो कोई मतलब नहीं, इसका मतलब 3 के आगे वैसे तो कोई अंक नहीं है ना, इसका मतलब शून्य नहीं लगा। और 7 की बात करें, जैसे कह दे 7 का स्थानीय मान बताओ, 7 का स्थानीय मान की बात करें तो आपका कितना आएगा, जल्दी से बताएगा। 7 के आगे 1 अंक है, इसका मतलब कितना आएगा, 70 आएगा। तो यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, सभी विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़े। तो ये दशमलव वाला आप समझ गए होंगे। अब कई सारे विद्यार्थियों के डाउट रहता है सर 2 अंक आ जाए तो, जैसे कहता है आपको देता है 5 3 7 3 9, यह आ गया सर, इसमें बताओ 3 का, इसमें बताओ सर 3 का क्या होगा। तो अब कई सारे विद्यार्थियों के डाउट रहता है सर 3 का पूछ ले तो 2 बार आ रखो, तो 3 का स्थानीय मान जल्दी से बताएगा कितना आने वाला है। तो 3 का स्थानीय मान आप जल्दी से सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश करेगा। तो आपको पता है यदि इस 3 की कहे तो कितना आएगा, इस 3 का तो आएगा 30, और यदि इस 3 की कहे तो कितना आने वाला है, इस 3 देखो कितने अंक है, 3 अंक है ना, इसका मतलब इसका 3 का आएगा, आपको पता है 3000। अब आपके ऑप्शन में पहली बात, या तो इन दोनों में से एक मिलेगा, या तो इन दोनों में से क्या मिलेगा, एक मिलेगा, या फिर आपको कोई ना कोई संकेत दे देगा कि इसका बताना है, या कई बार दे देता है इन दोनों के स्थानीय मानों का क्या बताओ, अंतर बताओ या योग बताओ। इस तरह से क्वेश्चन आता है। कई बार कहता है जातीय मान और अंकीय, जो जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हो जाएगा जब जातीय मान और स्थानीय मान दोनों आपको निकालना आता है। जैसे एक क्वेश्चन कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, एकदम इजी सा क्वेश्चन में एक लिखता हूं, आप जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देना। जैसे क्वेश्चन ऐसे देता है, कैसे देता है आप लिख लो 57 84, फिर बात कर लेते हैं 3 में लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं 4 में, 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ, 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। तो आप आराम से बता सकते हैं, मानों का अंतर बताओ। तो दोनों 4 है, उनके स्थानीय मान लिख लो और उनका फिर क्या करना है, अंतर बताना है। तो आपको पता चल गया होगा 1 4 का कितना है, 1 4 का तो 400 है, 1 4 का कितना है 400 है, और 1 का कितना है आपको पता है 4, तो ये घटाना है, जल्दी से घटा दीजिएगा। आपको पता कितना आने वाला है
396 आएगा क्या, 396 आएगा। तो आराम से इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। कई बार जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर पूछता है तो आराम से आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा स्थानीय मान और जातीय मान का जितना भी आपके डाउट था वो सारे मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आ गए हो। अब बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है जो आप पढ़कर एकदम खुश हो जाओगे, ऐसा मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें श्रेणी के जिनके दो लगातार पदों का क्या हो, अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। कोई भी श्रेणी, जैसे यहाँ बात कर लेते हैं अंतर कितने का है, यहाँ अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा 3 का है, और यहाँ भी अंतर कितने का, 3 का। यानी लगातार पदों का अंतर जब समान रहे, कोई भी कितना भी अंतर रहे, तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ समांतर श्रेणी में हम प्रथम पद को क्या कहते हैं, यानी हम बात करें समांतर श्रेणी में प्रथम पद को क्या कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से सभी विद्यार्थी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। प्रथम पद को हम कहते हैं A1 या कहते हैं ए। प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, या तो A1 कह दो या फिर A कह दो। क्या कह दो, A कह दो। तो इसमें प्रथम पद आपको कितना दे रखा है, जैसे कि आपको देख पा रही है 5 है, प्रथम पद कितना है, 5 है, यह आपको पता चल गया होगा। और अब बात कर लेते हैं, एक होता है दूसरा पद। दूसरा पद को हम क्या कहते हैं, दूसरा पद की बात करें तो उसे हम A2 से दर्शाते। कैसे दर्शाते, A2 से दर्शाते। क्या दर्शाते, A2। तो A2 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, आपको पता चल गया होगा, 8 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8। और फिर बात कर लेते हैं तीसरा पद, ऐसे चलता जाता आपको पता है तीसरा पद, किसका पद, तीसरा पद। और तीसरा पद को हम किससे दर्शाते, A3 से दर्शाते। किससे दर्शाते, A3 से दर्शाते। और A3 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 11 है। तो ये तो मतलब पद दर्शाने का तरीका हो गया, A1 A2 A3 A4। और एनवा पद होता हम कहते हैं AN। एनवा पद होता हम क्या कहते हैं, AN कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक होता है सार्ववांतर। सार्ववांतर की बात कर लेते हैं। सार्ववांतर क्या होता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, यहाँ परिभाषा भी मैं लिख देता हूँ। सार्ववांतर जिसे हम कहते हैं सभी पदों का अंतर, यानी सार्ववांतर आपको पता है जिसे हम D से दर्शाते। किससे दर्शाते, D से दर्शाते। सार्ववांतर की बात करें तो हम बात कर लेते हैं लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्ववांतर कहलाता है। यानी दो लगातार समांतर श्रेणी के, यानी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एपी के दो लगातार पदों का अंतर। दो लगातार पदों का अंतर, कोई भी दो लगातार पद ले लो, उसका अंतर क्या कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्ववांतर कहलाता है। तो ये सभी विद्यार्थी नोट करो, क्योंकि यहाँ से कई बार आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए बेसिक जानकारी जो भी है। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं डी की बात करूं, सार्ववांतर इसे डी से दर्शाते हैं, यानी डिफरेंस हो गया। इसका मतलब डी कैसे निकालते, डी आप निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें, या तो A2 में से A1 घटा दो, क्योंकि आपको पता है लगातार पदों में से घटाना है, या A3 में से क्या घटा दो, A2 घटा दो। यानी हम बात कर लेते हैं आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो। जैसे यदि आप लोगे A6 लोगे तो A5 घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, A5 घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ बात कर लेते तो मैंने 8 में से 5 घटा दिया। कितना घटा दिया, 8 में से 5 घटा दो, या 11 में से 8 घटा दो। अंतर कितने का आने वाला है, 3 का। इसका मतलब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सार्वा। हम बात कर लेते हैं अंतर, सार्ववांतर कहलाता है। आपको पता होना चाहिए सार्ववांतर कैसे निकालते हैं। दो लगातार पदों का जो समांतर श्रेणी होते हैं उसका अंतर क्या कहलाता है, सार्ववांतर कहलाता है। अब बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं बहुत ही शानदार तरीके से। जैसे यदि मैं बात करूं समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने क्या मान लिया, प्रथम पद हमने मान लिया ए। प्रथम पद कितना माना, ए माना। प्रथम पद हमने क्या माना, प्रथम पद को हमने ए से दर्शा दिया। या आपने अभी देखा प्रथम पद को किससे दर्शाया, ए से। और सार्ववांतर कितना था, सार्ववांतर की बात कर लेते तो अभी बताया था सार्ववांतर कितना था, डी था। सार्ववांतर हमने क्या लिया था, डी था। जैसे डी वैल्यू बढ़ रही है तो समांतर श्रेणी यानी एपी क्या होगी, आपको पता होगा एपी क्या होने वाली है। यानी समांतर श्रेणी के बारे में बात करें तो वो क्या होगी, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं आपके बीच। पहला पद मैंने लिखा ए। फिर बात कर लेते दूसरा पद क्या होगा, आपको पता है डी जुड़ेगा। डी क्या होगा, जुड़ेगा, ए प्लस डी लिखेंगे। दूसरा पद हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, जैसे आप पीछे वाले उदाहरण में देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 5, ये तो प्रथम पद है, और 3 सार्ववांतर था तो मैंने लिखा 5 प्लस 3। और फिर आपको पता है 3 यहाँ जुड़ गया, आगे 3 और जुड़ेगा। इसका मतलब 5 प्लस कितना करेंगे, 3 और 3 6 जुड़ेगा। यानी फिर दुगुना जुड़ेगा, फिर तिगुना जुड़ेगा। यानी डी का इस तरह से जुड़ता जाता है। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, नोट करो। अब बात कर लेते हैं, आगे बात करें तो पहले तो डी जुड़ा, फिर एक डी और जुड़ेगा। इसका मतलब कितना डी हो गया, ए प्लस 2डी हो गया। क्या हो गया, ए प्लस 2डी हो गया। और आगे बात कर लेते हैं ए प्लस 3डी हो गया। ए प्लस क्या हो गया, 3डी हो गया। या फिर कह देते हैं ए प्लस 4डी हो गया। यानी ऐसे चलता जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप, क्या है
ये तो आपका पता है प्रथम पद है, ये कौन सा पद है आपको दिखाई दे रहा है A1 है, ये कौन सा पद है A1 है। और यदि इस पद की बात करें तो ये कौन सा पद आपको पता है A2 है, कौन सा पद है A2 है। और फिर बात कर लेते यदि इसकी बात करें तो ये कौन सा पद है A3 है, ये कौन सा पद है A3 है। और थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं यहाँ आपको कुछ समझाने वाला हूँ। ये कौन सा है A4 है, A4 है ना बिल्कुल। और फिर बात कर लेते ये कौन सा है, ये A5 है, यानी 5वां पद है, ये आपको पता चल गया होगा। अब बात कर लेते थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यानी दूसरे पद में A+D हुआ, तीसरे में A+2D हुआ। यदि मैं बात करूं nवां पद हो तो n-1 होगा, क्योंकि आपको पता है पद जितना है, जैसे यहाँ तीसरा पद है तो आपको पता है 2 लिखा गया है, यहाँ चौथा पद है आपको पता है कितना पद है, चौथा पद है तो 1 कम करके 3 लिखा है, यहाँ 5वां पद है तो 1 कम करके 4 लिखा है। इसका मतलब 1 कम करके लिखा जाता है। यदि हमें nवां पद ज्ञात करना हो तो आप लिखोगे, एक सूत्र बन गया यहाँ से, एपी का nवां पद, एपी का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। एपी का nवां पद होता है, क्या होता है, अभी मैंने सूत्र आपको बना के बताया। तो एपी का nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर, क्या होता है, an का मतलब nवां पद, वो सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा में क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मूला, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। यानी nवां पद ज्ञात करने का ये मैंने फॉर्मूला आपके अंदर बॉक्स में बना देता हूं, ताकि आप सभी विद्यार्थी नोट कर पाओ बढ़िया तरीके से। तो ये सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, यानी nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिए आप बड़े, यह आपको कभी भी कहिए nवां पद निकालो तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, स्टार लगा लीजिएगा इस पे सभी विद्यार्थी, मैं स्टार लगा देता हूं ताकि विद्यार्थी याद कर पाए। अब बात कर लेते हैं, यदि कई बार तो कहता है आपको 20वां पद बताओ, 21वां पद बताओ, और कई बार कहता है ये पद कौन सा है, यानी कई बार आपको n की वैल्यू पूछता है, तो n की वैल्यू पूछे, यानी n का मान आपको पूछे, कई बार n का मान पूछ लिया जाता है, यानी कितना पद है, तब आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। n का वैल्यू पूछे तो an माइनस, यानी अंतिम पद में से पहला पद घटा के, और बट्टे में क्या करते हैं, d करते हैं, और प्लस में क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आगे काम आने वाली। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हैं जल्दी से सभी विद्यार्थी, क्योंकि आगे काम आएगा। कई बार n की वैल्यू पूछ दी जाती है। चलिए ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। चलिए फिर आगे बढ़े, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। कई सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चन रहता है, सर इसका क्वेश्चन कैसे आता है। तो पहले बात तो हमने nवां पद निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, वहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करेगा। पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप लिखो 5, मैंने जो क्वेश्चन दिया था वही लिख देता हूं, 8, 11, फिर बात कर लेते 14 का 22वां पद बताओ। 14 का कौन सा पद बताना है, डैश 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 का 22वां पद ज्ञात करो, का 22वां पद ज्ञात करो। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएगा 22वां पद ज्ञात करो। तो आपको पता चल गया होगा। पहले बात तो क्या समांतर श्रेणी है, एक बार चेक करो, जब अंतर समान हो तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अब आपको पता है 22वां पद ज्ञात करना है। पहले बात कर लेते हैं प्रथम पद क्या है। प्रथम पद की बात करें, यानी प्रथम पद जिसे हम क्या कहते हैं, ए से दर्शाते हैं। प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद की बात करें तो ए का मान आपको कितना दे दिया, 5 दे दिया, और डी का मान कितना दिया है। सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर की बात करें तो डी का मान आपको कितना दिया है, डी बराबर आपको दे दिया, जल्दी से नोट कर लो, 3 है ना, 3 बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो पहले पता होना चाहिए सार्वंतर और प्रथम पद कितना है। अब बात कर लेते हैं, आपको 22वां पद निकाला है, यानी 22वां पद का मतलब ए एन का फॉर्मूला आना चाहिए। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, a प्लस n-1 गुणा डी होता है, यही होता है ना, बिल्कुल। n का मान यहाँ कितना है, 22 है। तो जल्दी से मान पुट कर दीजिएगा। तो आपको पता है a का मान कितना, 5, फिर बात कर लेते हैं प्लस n-1, n-1 का मतलब n का मान कितना है, 22 पद है, तो 22 में से क्या कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। और d का मान कितना है, जल्दी से देखिएगा, d का मान कितना है, d का मान दे रखा है 3। अब जल्दी से इसको हल करके निकालिएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो 5 प्लस हम बात कर लेते 21 गुणा 3, 21 गुणा 3, पहले हम क्या हल करेंगे, गुणा हल करेंगे, तो 21 या 63, 5 प्लस 63, आपका जवाब कितना आने वाला है, 68 आने वाला। आपका जवाब कितना आएगा, 68 आएगा। तो आप आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ गए। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे देता है कि इतना पद निकालो, तो आप आराम से an वाला सूत्र लगा देना, यानी कौन सा पद आपको ज्ञात करना है। अब बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में आपको और देता हूं, जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देते रहना। तो आप एक क्वेश्चन में दे देता हूं आपको, जैसे मैंने दिया 15, फिर बात कर लेते हैं, आगे मैंने दे दिया 21, कितना दिया, 15, 21, फिर बात कर लेते हैं 27, फिर बात कर लेते हैं 27, और फिर बात कर लेते हैं कितना, 33।
आपको कह दे, जैसे मान लो मैंने कह दिया श्रेणी का 101वां पद बताओ, का 101वां पद बताओ, 101वां पद ज्ञात करो, जल्दी से बताएगा कितना आएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। पद ज्ञात करो, तो आपको पता है कितना पद, n का मान कितना दे दिया, 101 दे दिया। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता है an का फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा क्या होता है, d होता है, गुणा d होता है। जल्दी से निकालने की कोशिश करिएगा तो आपको पता चल गया। a का मान 15 दिया है। फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है प्लस n माइनस 1, 101 में से 1 कम कर दो, 100 गुणा कितना, 100 गुणा कितना बढ़ाया जा रहा है, 7वां। हम बात कर लेते हैं अंतर कितना है, तो आपको पता चल गया होगा 6 का है। कितने का है, 6 का। तो गुणा 6 करेंगे तो आपको पता है, पहले हम गुणा हल करेंगे तो 15 प्लस कितना, 15 प्लस कितना आने वाला है, 600। 15 और 600 कितना हो गया, आपको पता है 615 हो गया। इसका मतलब इसका कितना पद, 101वां पद होगा 615। आराम से निकाल सकते थे, मैंने तरीका आपको बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं आगे। कई बार आपको n की वैल्यू पूछ ली जाती है, यानी इसका कौन सा पद ये होगा, इस तरह का क्वेश्चन देता है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं जल्दी से, ताकि विद्यार्थियों के समझ में आ जाए और कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो जल्दी से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 समांतर श्रेणी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन देता है, जैसे मैंने दिया, मान लेते हैं 5, फिर बात कर लेते हैं 8, और फिर बात कर लेते हैं 11, ऐसे आगे चलता जाता है 5, 8, 11। फिर बात कर लेते हैं, मैंने कह दिया श्रेणी का कौन सा पद, कई बार देता है श्रेणी का कौन सा पद, जैसे मैंने दे दिया 92 होगा। कौन सा पद क्या होगा, 92 होगा। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में आ जाता है। तो आपको पता है, आपको an का मान दे दिया। अब की बार किसका मान दे दिए, ये 92 क्या है, an का मान है, और आपको n का वैल्यू चाहिए। तो 2 नंबर सूत्र मैंने आपको लिखाया था, कभी भी n की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, an माइनस a करना है। क्या, an माइनस a, और बट्टे में क्या करना है, आपको सारवा अंतर करना है, d करना है, और प्लस क्या कर देना है, 1 कर देना है। ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था। कई बार आपको n का मान पूछता है, तो आपको पता चल गया होगा क्या, 92 माइनस कितना, 92 माइनस प्रथम पद कितना, 5, और बट्टे में कितना करेंगे, सारवा अंतर। सारवा अंतर आपको पता है कितने का है, 3 का है। इसका मतलब बट्टे में कितना करने वाले, 3, और प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो जल्दी से 92 में से मैंने 5 घटाया, कितना बचा, 87 बचा। क्या, 87, और 87 में आप जल्दी से 3 का भाग दीजिएगा। 87 बट्टे 3 करो तो आपको पता कितने आने वाला है, गुण 3 कितना होता है, 87 होता है। तो इसका मतलब हम कहेंगे गुण 30 प्लस 1 यानी 30, कितना आने वाला है, 30वां पद। तो आपका जवाब आएगा 30वां पद। आराम से कर सकते थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। एक मैं इस तरह का क्वेश्चन और देता हूं जल्दी से आपको हल करने के लिए, ताकि हम देख पाए आपके समझ में आया क्या। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। आप लिखो जल्दी से। मैंने लिखा 9, फिर बात कर लेते हैं 13, फिर बात कर लेते हैं 13 लिखा, 9 लिखा, 13 लिखा, और फिर बात कर लेते हैं 17, कितना, 17 लिखा। का कौन सा पद, का कौन सा पद, कौन सा पद मैं दे देता हूं आपको, कौन सा पद 165 होगा। कितना, 165 होगा, यानी कौन सा पद 165 होगा। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो आपको पता है n का मान चाहिए, यानी कितना पद है। तो आपको पता है n बराबर कैसे निकालेंगे, n बराबर अभी फॉर्मूला मैंने लिखा an माइनस ए। क्या लिखेंगे, an माइनस ए लिखेंगे, और बट्टे में क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। बट्टे में d लिखेंगे और प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं। 165 में से 9 घटा दो। 165 में से यदि आप 9 घटाओगे तो कितना आने वाला है, जल्दी से घटा के बताइएगा। तो आप देखते कौन कौन स्टूडेंट, और d की वैल्यू आपको पता है 4 है। कितनी है, 4 है, और प्लस में हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो आपको पता है 165 में से 9 घटा दो, कितना आने वाला है, जल्दी से बताएगा। 156, कितना आएगा, 156 बट्टे कितना, 4। 156 बट्टे 4 आप जल्दी से करके देखिएगा कितना आने वाला है। 156 बट्टे 4 यदि आप करोगे तो कितना आना है, 39। क्या, बिल्कुल 39। और 39 और 1 कितना हो गया, आपको पता है 39 प्लस 1 करेंगे यानी 40वां पद। तो आप आराम से बता सकते थे कौन सा पद है। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कई सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया।
और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको बढ़िया तरीके से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा पाऊँ, मेरा भी मनोबल बढ़े। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज ई बुक नहीं ले रखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर लीजिएगा। और हमने प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर रखा है, वो भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। चलिए दोस्तों अब तक हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी के जो भी सूत्र पढ़े एक बार उनके बारे में बता देते हैं, फिर हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के पदों का योग। पहले सूत्र हम बात कर लेते हैं, जितने भी सूत्र हमने बताया आपको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा जिन भी विद्यार्थियों ने नोट नहीं किया। पहला सूत्र पढ़ा था समांतर श्रेणी में यदि आपको nवां पद ज्ञात करना हो, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद हम कहते हैं एपी का nवां पद, एपी का nवां पद आपको ज्ञात करना हो जिसे हम कहते हैं nवां पद यानी an ज्ञात करना हो। तो an ज्ञात करने का हमने सूत्र लिखा था, काफी सारे विद्यार्थियों को ध्यान में भी है। an बराबर क्या था, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये था हमारा nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, जो कि आपने क्वेश्चन भी कर लिया और सूत्र भी सीख लिया। और 2 नंबर सूत्र की बात करें, आपको कई बार nवां पद दे देता है और आपको कहता है n का मान बताओ, यानी आपका n का मान निकालने का सूत्र क्या था वो भी आपने अभी सीखा था। n का मान निकालने का सूत्र क्या था, मैं लिख देता हूं एक बार दोबारा। n बराबर था an माइनस ए बट्टा डी, और प्लस में क्या था 1 था। यह तो अब तक हमने सीख लिया, इनके सवाल भी मैंने करवा दिए। अब बात कर लेते हैं n पदों का योग जानना, यानी समांतर श्रेणी होती है उसके n पदों का योग, यानी हम कहते हैं एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों का योग का सूत्र हम लिख देते जल्दी से, n पदों का योग। तो आपको पता होगा क्या होता है, जल्दी से बताएगा। n पदों का योग जिसे हम कहते हैं Sn, n पदों के योग को हम क्या कहते हैं, Sn कहते हैं शॉर्ट में। तो Sn बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला तो हम बात कर लेते हैं। तो n/2 और a प्लस an, a प्लस हम क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है an का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, तो या तो ये सूत्र लिख सकते हैं या फिर इसका दूसरा रूप भी आपको पता होना चाहिए। या Sn बराबर क्या लिख सकते हैं, आपको पता है n/2 तो बाहर पड़ा है, n/2 तो बाहर पड़ा है। और हम बात कर लेते हैं a और an का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर लिखा है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब बात कर लेते हैं, वही यहाँ लगाते हैं, तो एक a तो ये हो गया, एक a इस फॉर्मूला वाला हो गया, तो 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a प्लस हम बात कर लेते हैं n माइनस 1 गुणा d। यह भी फॉर्मूला होता है, जल्दी से नोट कर लो। यदि आपको अंतिम पद देखकर पूछे तब तो ये हो गया ऊपर वाला, और यदि आपको a और हम बात कर लेते हैं अंतिम वाला पद न दे तब ये लगाते हैं। तो दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूले आ जाता है या फिर फॉर्मूलों से सवाल तो आपको पता है एक कारक है, बहुत ही ज्यादा बार आर्मी के पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एक में दे देता हूँ आपको, तो सभी विद्यार्थियों को उसका जवाब देना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो कि पेपर में कई बार आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन एक बार नोट कीजिएगा, आपको देता है, जैसे मैंने लिखा सेम क्वेश्चन लिख देता हूँ जो आया हुआ है 5, 8, 11, 14, जो कि आपको पता है कई बार आर्मी के पेपर में रिपीट हो चुका है। हम बात कर लेते हैं प्लस डैश 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 के 22वें पदों का योग बताओ, के 22वें पदों का योग बताओ। जल्दी से नोट कीजिएगा, 22वें पदों का योग बताओ, न कि 22वां पद निकालना है, 22वें पदों का योग बताओ, यानी आपको योग निकालना है, Sn निकालना है। तो आप जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता चल गया होगा Sn का फॉर्मूला क्या होता है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, क्या होता है n/2, 2a प्लस हम बात कर लेते हैं n-1 गुणा d। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा n-1 गुणा d, यानी ये फॉर्मूला किसका होता है, योग जानने का सूत्र होता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है n का मान कितना है, 22 है। n का मान कितना दे दिया, अगले ने 22 दिया, तो 22/2। फिर बात कर लेते हैं 2 गुणा a, 2 गुणा a का मान आपको पता है प्रथम पद कितना है, 5 है। फिर बात कर लेते हैं n-1, यानी हम बात कर लेते हैं 22 माइनस क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, और गुणा d का मान हम बात कर लेते हैं 3 है। d का मान कितना है, 3 है। तो इसमें जल्दी से आप वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब जल्दी से इसको हल करने की कोशिश करेगा। तो 22/2 का मतलब कितना बचा, यहाँ 11 बार कटा। और फिर अंदर की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, और फिर बात कर लेते हैं 21 गुणा कितना, 21 गुणा 3। अब जल्दी से इसको हल कीजिएगा, आपको पता है 2, ये 11 तो बाहर पड़ा है, और 2 गुणा 5 का मतलब 10 प्लस 21 या 63। यदि हम बात करें तो इनको जल्दी से गुणा करके देखिएगा, देखते कितना आता है। तो आपको पता है ये आने वाला है 11 गुणा, और अंदर वाला जोड़ दो, 11 गुणा कितना 73।
तो 73 गुणा जल्दी से 11 कीजिएगा, कितना आने वाला है देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल 803, क्या बिल्कुल काफी सारे युवाओं का जवाब आना शुरू हो गया। तो 803 आएगा। योग कितना आएगा? 803 आएगा। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। तो यदि आपका योग ज्ञात करना हो तो इस तरह से आप आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब इस तरह के क्वेश्चन एक दो मैं और करवाता हूं आपको, बड़े ही शानदार तरीके के क्वेश्चन कराता हूं। अगला मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जो कि आपको पता है अभी पेपर हुआ था 28 मार्च को, उसमें क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन दे रखा था? जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। जैसे आपको दिया था, यानी हम बात करें 1 से, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं बड़ा ही शानदार है, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। कुल संख्याओं का योग नहीं बताना है, देखो संख्याओं का योग बताओ, योग बताओ जो कि 3 से विभाज्य हो, जो कि हम बात कर लेते हैं 3 से विभाज्य तथा सम हो। 3 से विभाज्य तथा क्या हो? 3 से विभाज्य हो तथा सम हो। क्या हो? तथा सम भी हो। साथ में सम होना चाहिए और साथ में 3 से विभाज्य होना चाहिए, सम हो। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, योग निकालना आपको। अब बात कर लेते कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को। तो आपको पता है प्रथम पद बात कर लेते, तो प्रथम पद इसमें क्या आएगा? यानी पहले बात तो दोनों कंडीशन लगानी, 3 का भाग भी जाना चाहिए और क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। जैसे मैंने 3 लिखा तो 3 में 3 का भाग तो जा रहा है, लेकिन वो क्या नहीं है? सम नहीं। इसका मतलब अगले वाला आएगा 3 दूनी 6। 6 आपको पता है सम भी है और 3 का भाग भी जा रहा है। फिर आपको पता है 6 के बाद 9 आता है 3 के फाड़े में, जो कि विषम है, सम नहीं है। इसका मतलब आगे कौन आएगा? 12 आएगा। आगे कौन आएगा? 12 आएगा। फिर बात कर लेते हैं आगे कितना आएगा? 18 आएगा। आगे कितना आएगा? 18 आएगा। और फिर बात कर लेते हैं आगे कितना आएगा? ऐसे 6 जुड़ता जाएगा। और अंतिम वाला पद कौन सा होगा? आपको पता है 6 का भाग जाना, यानी हम बात कर लेते हैं 6 का गैप रहेगा, क्योंकि आपको पता है सम होनी चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब कितना होगा अंतिम वाला? 96 होगा ना। बिल्कुल कितना होगा? एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी देखेगा, 96 होगा शायद तक। कितना आएगा? 96 आएगा। तो आपको पता है 96 आपको पता है सम भी और 3 का भाग भी जा रहा है। आगे आपको पता है 99 आता है अंतिम, 99 तो आपको पता है विषम है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। अब पहले तो आपको पता है ये 2 पद आपको दिए 96, इसके तुलना करके आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि आपको योग निकालना है। और योग का फॉर्मूला मैं इधर साइड में लिख देता हूं, आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको समझ में कैसे आएगा क्वेश्चन कैसे निकालना है। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? यानी हम बात कर लेते हैं SN बराबर क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता है n/2। आगे बात कर लेते हैं 2a + n-1 गुणा d। यही तो फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है क्या मान आपके पास है, क्या नहीं है। n का मान आपके पास नहीं है देखो, और a का मान भी है, और फिर बात कर लेते हैं d का मान भी है। तो इसका मतलब n का मान पहले निकालना पड़ेगा। और जब आपको हम बात कर लेते हैं पद निकालना हो, n का मान निकालना पड़ेगा। तो n बराबर क्या होता है? जल्दी से बताएगा। तो आपको अभी बताया था an-a बट्टा क्या होता है? d और +1 होता है। पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू निकालिएगा, 96 माइनस कितना? 6। 96 माइनस 6 बट्टे में हम बात कर लेते हैं कितना? d का मान कितना? d का मान गैप 6 का है, बिल्कुल +1। और फिर बात कर लेते हैं 90 बट्टे कितना? 90/6। 90/6 और प्लस में 1 कर देते। 90/6 हमने किया तो कितना आने वाला आपको पता है? 15। 15 + 1 यानी 16। 15 + 1 यानी 16, यानी 16 पद है। कितने पद है? देखो 16 पदों की संख्या कितनी है? 16 है। अब आपको पता चल गया आपको क्या निकालना है। आपको पता है योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो SN के 2 फॉर्मूले थे, आपको पता है ना। SN के कितने फॉर्मूले थे? SN बराबर एक फॉर्मूला ये भी तो था n/2। और आप बात कर लेते हैं a + an, क्योंकि आपको अंतिम पद भी आपके पास है। तो ये वाला आसान रहेगा, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी टाइम कम लगेगा। और वैसे भी आप निकाल सकते हैं जब समांतर श्रेणी होती है। और आपको पता है समांतर श्रेणी में अंतर समान होता है। तो औसत क्या होता है? आपको पता होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 होता है। औसत क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 होता है। और कुल संख्या की बात करें तो कितनी है? कुल संख्या की बात करें तो 16 है। और प्रथम पद और अंतिम पद आपके पास है, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो n का मान आपको कितना दे रखा है? 16। n का मान अभी आपने निकाला 16/2। और फिर बात कर लेते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद 6 और प्लस अंतिम पद कितना आपको? 96। तो आप पता चल गया होगा। अब यहाँ दिमाग लगाओ आप, क्योंकि आपको पता चल गया होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 दिखाई दे रहा है क्या? औसत। और औसत गुणा कितनी संख्या है? 16। तो आप आराम से निकाल सकते हो इस तरह से। तो आपको पता है 2 से काट दो 16 को 8 बार। और फिर बात कर लेते हैं 8 गुणा कितना है? यहाँ 8 गुणा हम बात कर लेते हैं, ये कितना हो गया? 96 और 6 कितना हो गया? 102 ना।
102 गुणा हम 8 करेंगे तो कितना आने वाला है, 816 आएगा क्या, 816 आएगा ना, बिल्कुल इसका जवाब होने वाला 816, जो कि आपको पता है 28 मार्च के पेपर में आया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जल्दी से होमवर्क कीजिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं, आगे 3 लिख दूं क्या मैं, थोड़ा सा गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा एक क्वेश्चन इसी तरह का मैं और दे देता हूँ क्या कि क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा इस तरह का क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा कराता हूँ जो कि एग्जाम में धीरे से टपक जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। पीछे आपको पता है मैंने एक क्वेश्चन जो कि आपको पता है 2-3 दिन पहले करवाया था, 10 किलोमीटर में साहित्यक सेंटीमीटर का करवाया था, और आपको पता है 10 किलोमीटर में मिलीमीटर का, दोनों क्वेश्चन करवाए थे, जिनमें से आपको पता है 28 को एक क्वेश्चन एकदम हूबहू आ गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं दे देता हूं आपको, कहिए 1 से, मैं दे देता हूं 1 से 100 तक की उन संख्याओं का योग बताओ, उन संख्याओं का योग बताओ, जल्दी से नोट कीजिएगा, उन संख्याओं का योग बताओ, योग बताओ जो 3 से विभाज्य हो, बताओ जो 3 से विभाज्य हो तथा विषम हो, विभाज्य हो तथा साथ में क्या हो, तथा विषम हो। पहले वाला हमने सम पढ़ा था, अब की बार विषम हो। क्या पता इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक जाए, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका सही लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको पता है हम बात कर लेते हैं, प्रथम संख्या कौन होगी, आपको पता है 3 होगी ना, बिल्कुल क्या होगी, 3 होगी। फिर बात कर लेते हैं 9 होगी, फिर कितनी होगी, 9 होगी। फिर बात कर लेते हैं 9 के बाद कितनी होगी, 15 होगी। और अंतिम वाली संख्या की बात करें तो आपको पता चल गया होगा कौन होगी, 99 होगी। क्या 3 का भाग जा रहा है और विषम है, 99 होगी, बिल्कुल 99 होगी। अब आपको पता है पहले तो हमें एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जल्दी से निकालिएगा। एन की वैल्यू आएगी an-a। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में जो पीछे मैंने करवाया ना वो आ रखा है, तो आप बिल्कुल भी इसमें ढिलाई मत कीजिएगा। कई सारे विद्यार्थी क्या सोचते हैं ऐसा क्वेश्चन आर्मी में आता थोड़ी है, तो आता नहीं है। तो मैं जो भी क्लास लगा रहा हूँ एक बात सभी विद्यार्थियों को बता दूं, क्योंकि कल एक विद्यार्थी था, उसका नाम तो मैं भूल गया, कह रहा था बकवास कर रहा है क्लास में। बकवास में नहीं, वो विद्यार्थी कर रहा था, क्योंकि उसकी पढ़ने की नीति नहीं थी। कई विद्यार्थी ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं जिनको पढ़ना होता नहीं है, बिना मुंह धोए आ जाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों की हमें जरूरत नहीं है जो पढ़ना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में क्लास में वही करवाता हूँ। आपको बताऊंगा ये क्लासें कितनी मेहनत करके तैयार की जाती है, जो कि आपके सामने मैं अभी लाइव प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आपको बताओगा एन का मान क्या होता है, बट्टे में हम क्या करेंगे, डी करेंगे, बट्टे में क्या डी प्लस 1 करेंगे। पहले एन का मान निकालेंगे, तो आपको पता है एन यानी 99 माइनस हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, 99 माइनस 3 बट्टे में क्या करेंगे, डी, यानी डी का मान कितना है, 6, बिल्कुल 6, और प्लस 1 कर देंगे, एन का मान आ जाएगा। जल्दी से बताएगा एन का मान कितना आएगा, तो आपको पता चल जाएगा 99 माइनस 3 किया तो 96/6, और 96/6 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा आपका, जल्दी से बताएगा। 96 में 6 का भाग दिया कितनी बार, 16 बार, और 16 और 1 कितना हो गया, 17। तो आपको पता चल गया होगा 17 कितनी संख्या, पद कितनी है, 17 है। तो यह आपको मालूम हो गया पहली बात, तो पद कितनी है, 17 है। अब आपको पता है योग निकालना है, तो योग निकालना यदि एस एन का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2, और आगे बात कर लेते हैं ए प्लस एन वाला लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है बिल्कुल। n/2 का मतलब 17/2, जल्दी से निकालिएगा 17/2, और ए प्लस एन, ए का मान कितना आपको पता होगा, ए का मान है 3, और एन का मान कितना है, 99। तो जल्दी से कर दीजिएगा, जितना भी जवाब आता है आपका 17/2, 17/2। फिर बात कर लेते हैं, इनको जोड़ोगे आप तो पता है कितना आने वाला है, 102, क्या 102। अब 102 को काट दो, आपको पता है कितने से, 2 से काट दो, 17 गुणा आप काटोगे 51 बार कटेगा, क्या 17 गुणा 51 कर दो। जल्दी से देख लीजिएगा कितना जवाब आने वाला है, जल्दी से सभी विद्यार्थी 17 गुणा 51 करोगे आपका आएगा 867। जल्दी से देखिए कितना आएगा, 867 आएगा। बहुत बढ़िया, कई सारे विद्यार्थियों का लाइव चैट में जवाब आ गया, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपके समझ में भी आ गया होगा। ये तो हमने पढ़ा समांतर श्रेणी के बारे में, ये किसके बारे में पढ़ा है, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा मैं 1-2 जानकारी समांतर श्रेणी के बारे में और दे देता हूँ। कई बार समांतर श्रेणी से ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, नोट लगा के आप लिखिएगा। कई बार जो बीजगणित का क्वेश्चन होता है वो समांतर श्रेणी में हम करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। कई बार देता है आपको दूसरा पद, कई बार देता है यदि कोई समांतर श्रेणी का दूसरा पद इतना है, या कह देता है तीसरा पद, जैसे मैंने कह दिया पांचवां पद आपको दे दिया। समांतर श्रेणी का कौन सा पद दे दिया, एक तो आपको दे दिया पांचवां पद, कौन सा पद दिया, पांचवां पद दिया। और फिर बात कर लेते हैं, एक आपको दे देता है जैसे मान लो 7वां पद, कौन सा पद दे देते हैं, 7वां पद दे देता है। कैसे करना होता है, जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको 5वां पद क्या होता है, जल्दी से बताएगा। 5वां पद आपको पता होगा a +
4d होता है, a प्लस क्या होता है 4d होता है, जल्दी से आपको पता है ना a प्लस 4d होता है। और हम सातवें पद की बात करें तो a प्लस 6d होता है, क्या होता है 6d होता है। और आपको फिर इनका वैल्यू दे देता है, जो भी दे देता है आपको क्या दे देता है, यहाँ जैसे मान लेते हैं कोई भी वैल्यू दे देता है, आपको बॉक्स बना के मैं लिख देता हूँ, और यहाँ भी कोई वैल्यू दे देता है, और आपको कहता है इसका समांतर हम बात कर लेते हैं सार्वंतर बताओ या प्रथम पद बताओ। तो आपको पता है ये दो समीकरणें बनती है, ये दो क्या बनती है समीकरणें बनती है, इससे हल किया जाता है। यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से इजीली हल कर सकते हो। चलिए आप आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, क्योंकि आर्मी के पेपर में गुणोत्तर श्रेणी से एकदम इजी क्वेश्चन आता है यदि आता है तो, लेकिन समांतर श्रेणी आपको गहराई से मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपको कवर करवाया। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ाऊंगा आपको तो शब्द से ही पता चल रहा है, उसमें तो समान अंतर था, इसमें गुणा किया जाता है, यानी हम बात कर लेते हैं अनुपात समान रहता है, जिसे हम जीपी कहते हैं। ऐसे श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अनुपात क्या हो, समान हो। जैसे मान बात कर लेते हैं यहाँ कितने से गुणा हुआ है, आपको पता है यहाँ गुणा कितने से हुआ, 2 से गुणा हुआ है, और यहाँ बात कर लेते हैं 2 से गुणा हुआ है, और यहाँ 2 से गुणा, यानी गुणा या भाग समान से होता है, वहां जोड़ा या घटा हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाता है गुणा या भाग किया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद हम कितना मानेंगे, प्रथम पद आपको पता है जैसे उसमें मानते थे इसमें ऐसे ही मानते हैं। प्रथम पद को हम या तो क्या दर्शाते हैं A1 से दर्शाते हैं, या कहते हैं A, तो आपको पता है यहाँ कितना दे रखा है 3 है। और द्वितीय पद यानी दूसरे पद को हम क्या कहते हैं, दूसरा पद की बात करें तो A2 से दर्शाते, किससे दर्शाते हैं A2 से दर्शाते हैं। तो A2 का मान आपको कितना है 6। और A3 की बात करें, तृतीय पद की बात करें तो A3 का मान कितना आपको पता है 12 है ना, बिल्कुल 12 है। और A4 का मान कितना आप बता दोगे 24 है, ये आपको पता चल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं एक होता है सारवां अनुपात, जिसे हम सारवां अनुपात कहते हैं, ये नोट कीजिएगा, यहाँ से आर्मी के पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सारवां अनुपात कह दो या कह दो अंग्रेजी में कहे तो रेशियो, अंग्रेजी में कहे तो रेशियो कहते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है रेशियो। तो ये भी नोट कीजिएगा, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाता है रेशियो बताओ। तो रेशियो को हम क्या कहते हैं आर से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं आर से दर्शाते हैं। तो आर बराबर क्या होता है आपको पता होगा, यानी दूसरे वाले पद में पहले वाले पद का भाग देना है। A2 बट्टा A1 कर दो, या A3 बट्टा क्या कर दो A2 कर दो, या फिर A4 बट्टा A3 कर दो, A4 बट्टा A3 कर दो, या फिर बात कर लेते हैं यदि हम बात करें कोई भी पद ले लो, जैसे मैंने ये 7 लिया तो छठे वाले का भाग दे दो, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद का भाग देना, और उसमें क्या कर रहे थे घटा रहे थे, आपको पता है ना। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। इस समांतर हम बात कर लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का आपको क्या बताना है रेशियो बताना है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है आर होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है आर होता है। और आर का मान निकाला हो तो आप आगे वाले पद में पहले वाले पद का भाग दे दो, जैसे 6 में हम किसका भाग देंगे 3 का भाग दे दो, या फिर बात कर लेते हैं 12 में 6 का भाग दे दो, या फिर 24 में 12 का भाग दे दो, कितना आने वाला है 2। ये कहलाता है रेशियो। रेशियो इस श्रेणी का कितना है आपको पता है 2 है। तो इस तरह से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। या फिर इससे क्वेश्चन एकदम इजी सा पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है मैं बता देता हूँ आपको। कई बार श्रेणी देता है और कहता है अगला पद बताओ, क्या कहता है अगला पद बताओ। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, जैसे कई बार पीछे क्वेश्चन आ चुका है आपको पता होगा, 3 लिखा, फिर लिखता है अगला 9, कितना लिखता है 9 लिखता है, और फिर लिखता है 27 लिखता है, फिर 27 लिखता है, और फिर बात कर लेते हैं 81 लिखता है, और कहता है अगले वाला पद बताओ, अगले वाला पद बताओ। तो आपको पता किससे गुणा करे 3 से गुणा करे, इसका मतलब 81 को हम किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, और 81 गुणा 3 कितना आने वाला है 243 आने वाला है। तो इस तरह का एकदम इजी सा क्वेश्चन आता है जो कि आप आराम से कर सकते हो। या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको पता है पीछे पेपर में आया भी था, 5 लिखा, फिर 25 लिखा, फिर बात कर लेते 125 लिखा, और आगे वाला पद क्या होगा तो आप आराम से बता दोगे 5 से गुणा करें तो 125 गुणा कितना करेंगे 5 करेंगे, 125 गुणा 5 करेंगे, यानी हम बात कर लेते कितना आने वाला है 625 आने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपको पता है पेपर में आया था। अब बात कर लेते इस तरह का क्वेश्चन तो आप आराम से कर दोगे। कई बार भाग वाला आ जाता है, जैसे आपको पता है चूरू भर्ती में क्वेश्चन आया था, कैसे 1250 दिया, फिर कितना दिया था 250 दिया, फिर कितना दिया था 250 दिया था, और फिर कितना दिया था आपको पता होगा 50 दिया था, फिर 10 दिया था, और कहा था अगले वाला पद बताओ। तो आपको पता है प्रत्येक में 5 का भाग दे रहा, प्रत्येक में आपको पता है 5 का भाग दे रहा, प्रत्येक में 5 का भाग दिया, तो हमने 10 में भी 5 का भाग दिया, आगे वाला पद कितना आएगा 10/5, यानी आपका आएगा 2। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब थोड़ा सा मैं जानकारी आपके लिए बता देता हूं, क्योंकि कई बार आपको कह देता है, यानी हम बात करें जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी का, जीपी का मतलब क्या गुणोत्तर श्रेणी का। कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है
जीपी का nवां पद, जीपी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से नोट कर लो। जीपी का nवां पद होता है, आपको पता होगा, जिसे हम an से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, an से दर्शाते हैं। तो क्या होता है, e, फिर बात कर लेते हैं r की घात n-1, e r की घात n-1 करते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं कैसे करते, क्यों करते ये, चलिए मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा 5, फिर बात कर लेते 10 लिखा, 5 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 40 लिखेंगे, फिर 80 लिखेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पहली बात तो 2 से गुणा किया, पहली बार तो किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया। अब इसको इससे करने के लिए किससे गुणा किया गया, 4 से गुणा किया गया, किससे, और अब इसको इससे गुणा करने के लिए किससे गुणा किया गया, 8 से गुणा किया गया। तो आपको पता है ये 2 की घात चल रही है, 2 की घात चल रही है। पहले कितनी थी, यहाँ आपको पता है 1 लगी, फिर 2 लगी, फिर बात कर लेते 3 लगी, इस तरह से आपको पता है गुणा होता है। तो आप आराम से बता सकते हो, ये आपको ध्यान रख लेना इजीली, क्योंकि कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अब बात कर लेते हैं एन पदों का योग निकालना हो, जीपी के एन पदों का योग, जीपी के एन पदों का योग, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं लगता है एन पदों का योग, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, बाकी आप ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ऊपर वाला एक सूत्र आपको याद रख लेना, बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत कम पूछता है। तो क्या होता है आपको पता है, ए आर की घात n-1 बट्टे में क्या होता है आपको पता है r-1, ये होता है आपको पता है n पदों का योग। ये सभी को पता होगा, आराम से कर सकते हो, ये चीज आपको पता होना चाहिए ज्यादा। बाकी आपके नहीं लगता है गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, मेरे हिसाब से गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आप इतना ही पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपके उठता है। ये थी दोस्तों आज की क्लास, मैंने गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, स्थानीय मान, जाति मान के बारे में आपको बताया। क्लास कैसी लगी, कल हम बात कर लेते हैं, ये नंबर सिस्टम का पूरा पार्ट खत्म कर देंगे कल की क्लास में। तो जो भी मैंने पार्ट करवाया, एक एक चीज करवाई, जो भी पेपर में आपको पूछा गया, तो नोट्स जरूर करते रहेगा, साथ साथ नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि एक विद्यार्थी यदि आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओगे तो मैं ऑफलाइन से ज्यादा बेटर करा दूंगा, ये मैं आपसे एकदम पूर्णतया विश्वास दिलाता हूँ। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और साथ में जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, और जिन्होंने भी हमारी टॉपिक वाइज ई बुक नहीं ले रखी है जरूर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।